नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध थमता हुआ दिखाई दे रहा है और 19 तारीख को कहा जा रहा है कि उस पर हस्ताक्षर भी हो जाएंगे। दोनों तरफ से ये भी कहा गया है कि हॉर्मोज को खोल दिया जाएगा और उस पर टोल नहीं लिया जाएगा। कच्चे तेल के दाम में भी बड़ी गिरावट देखी जा रही है। लेकिन लेकिन क्या भारत के सामने खड़ा हुआ बड़ा संकट भी टल गया है? इस पर बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह सर से। सतीश सर, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते विक्रांत जी। सतीश सर, दुनिया पर जो खतरा आया था वो तो टलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत और भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने जो खतरा है, क्या वो भी टल रहा है या टलता हुआ दिख रहा है? विक्रांत जी, राहत तो कुछ जरूर मिलेगी। हम्म। राहत मिलेगा। लेकिन ये कितना राहत साबित होगा, ये अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। राहत इस बात की है कि इस इलाके से तेल गैस, एलएनजी वगैरह जो है वो हमारा आ सकेगा। और दूसरी बात कि दोनों तरफ से जो नाकेबंदी थी, अगर वो हटता है, वही एक मुहाना है, वही एक नदी है, एक तरह से समझिए समंदर का हाँ। समंदर है। वहीं से सब माल जाता है। हाँ। मिडिल ईस्ट में भारत का आता भी है, तो जा भी सकेगा और आ भी सकेगा। तेल की कीमतें कम होंगी, देश में भले ही कम ना हो, क्योंकि अभी तो घाटा ही पूरा करना है। हाँ। तो नहीं, अब जब हमारे यहाँ तेल की कीमत दुनिया में कम थी, हाँ। तब तो हमारे यहाँ बढ़ता था। तो अभी तो अब घटने का तो हमको लगता नहीं है कि कुछ घटेगा। और लेकिन राहत निश्चित रूप से है, थोड़ा सा विदेशी मुद्रा भी कम बाहर जाएगा। इस मामले में कह सकते हैं कि राहत है। अब नाविक मरेंगे नहीं। हाँ। 3 मर गए, है ना। 3 नहीं, कुल मिला के भारत के 6 मरे। हाँ। और 3 तो लगता है अमेरिका के हाथों मरे। हम्म। तो ये सब रुक जाएगा। कुछ एनआरआई के पैसे भी आने लगेंगे, उनके रोजगार भी बढ़ जाएंगे, उनके काम भी बढ़ जाएंगे, और माल भी आ जा सकेगा। तो इस लिहाज से तो निश्चित रूप से राहत है। हाँ। लेकिन ये राहत क्या काफी है, ये सवाल है। जी सर, उसी सवाल का जवाब भी अगर देने दे दें आप, तो क्या ये राहत काफी है? देखिए विक्रांत जी, आपके चैनल के मार्फत से हाँ। ये चैनल तो पूरे दुनिया में जाता है। सर। तो हमने ये कहा था कि ये गल्फ वार का जो सबसे ज्यादा असर जो है वो पूरे दुनिया भर में बिल्कुल। भारत पर है। हाँ। हमने ये भी आपके चैनल के मार्फत से ही कहा था कि ये मुझे लगता है कि पहले सीज फायर से ही ये युद्ध समाप्त हो गया है, हो जाएगा। ये हम्म। 2 बातें कही थी, लेकिन तीसरी बात जो कही थी उसको भी दोहराना बहुत जरूरी है। जी। और वो ये कही थी कि अगर ये मामला सॉल्व भी हो जाता है, युद्ध रुक जाता है, हम्म। सीज फायर एकदम युद्ध विराम में नहीं, युद्ध विराम से आगे युद्ध समाप्ति में बदल जाता है, तो भी भारत के लिए चुनौती कम नहीं होती। चुनौती भारत की जो है वो दूसरे तरह की हाँ। है। चुनौती चौतरफा है। हाँ। ये एक तरफ का, एक चीज का खाली नहीं है। ये राहत जरूर होगा, जी। लेकिन हमारे सामने तो अभी तक तो अमेरिका से वो व्यापार समझौता भी नहीं हुआ है, और उसका युद्ध तो 1.5 साल से चल रहा है। हम्म। पहली बात। दूसरा कि जो हमारे सामने चुनौती है वो मुख्यतः तो इस बात की है ना कि हम बाहर माल भेजे क्या। हम्म। हमारा अपना बनाया हुआ ऐसा क्या है जिसकी दुनिया माने मुंह मांगा या उसकी कीमत देने को तैयार है। हाँ। आजकल तो एक छोटी सी नई टेक्नोलॉजी बना लीजिए और आपका जितना चावल गेहूं का व्यापार होता है, हाँ। उससे कहीं दोगुना चौगुना ना हो जाए। हाँ। और इसी में ये भारत के लिए असली चुनौती है कि हम अपना माल, कौन सा माल के लिए दुनिया को विवश करें कि वो हमारा माल ले और जिससे हम विदेशी मुद्रा कमाएं। हम्म। इस मामले में भारी चुनौती है। दूसरा, ये तो ईरान के तेल का भी तो कुछ पता नहीं है कैसे क्या अमेरिका और ईरान वाले मिल के काम करेंगे।
क्या दोनों मुनाफा कमाएंगे, दोनों मजे लेंगे दुनिया को? और अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन हमारे सामने तो रूस के तेल का संकट है ना। रूस का तेल आएगा, किस कीमत पर आएगा? हम्म, जयशंकर की बोली को आप सुन लीजिए, विदेश मंत्री को। ये अमेरिका वाले कहते थे खरीदो, वही वाले सैंक्शन लगाते हैं, तो हटा है क्या? हाँ, उनकी थानेदारी हटी है क्या? हाँ, और जब वो आपको वेनेजुएला का के लोगों को आपके यहाँ आपसे पहले बता रहे हैं कि वो आने वाले हैं यहाँ, अमेरिका वाले बताते हैं, सूचना देते हैं कि हाँ, वेनेजुएला तो वो तो समझिए अमेरिका का एक उपनिवेश है, हम्म, पिट्ठू है। वो वेनेजुएला वाले को भेज रहा है कि अब हमारे यहाँ ईरान वाला आएगा, या ईरान का तेल आएगा, गैस आएगा, क्या आएगा पता नहीं है। तो हम्म, ये दो संकट जो हमें लगता है कि बड़ा है। और अभी विदेशी मुद्रा का भंडार पर थोड़ा राहत जरूर होगी। हाँ, लेकिन विदेशी मुद्रा के बारे में बड़े बड़े अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि उसमें तो एनआरआई, जो विदेशी पैसा है, ये सब मिला जुला के उतना आंकड़ा आता है। हम कमा के, हम चाइना जैसा थोड़ा उतना उतना हाँ, मुद्रा इकट्ठा नहीं करते। कि चीन का जो भंडार है विदेशी मुद्रा का, जो हमसे करीब 6-7 गुना है ज्यादा, तो वो तो अपना माल बेच के, अपनी टेक्नोलॉजी बेच के, अपना उनका रेयर जो बहुत तरह की चीजें हैं, वो पूरे दुनिया में चीन के बिना काम नहीं चलता। तो वो सारी बेच के कमाते हैं। हम लोग ऐसा क्या है जो हम उतना कमाते हैं जिससे, और कमा सकते हैं, जिसकी मांग बहुत हो, जिसके बिना काम दुनिया का नहीं चल सकता। अभी तो आपको ये भी पता होगा कि हाल के दिनों में हमने सुना है कि हमारा चावल वावल को भी रोक रहा है जापान और चाइना का हम्म, फैसला है। तो हम दवा एक बेचते हैं, दवा के लिए भी हम 70% जो है, एक तरह से क्या, पूरी तरह से चीन पर आश्रित हैं। और तो हम माल क्या भेजे, हमारे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स में है। तो हमारे पास वो दिक्कत है। और जब इंपोर्ट महंगा होता है, खाली तेल के इंपोर्ट होने का बात नहीं है, हाँ, हर तरह के मशीनरी का आयात करके भी आप, अगर आप अपना विदेशी व्यापार बढ़ाते हैं, तो आयात पर अगर ज्यादा शुल्क लगता है मशीनरी पर, तो वो भी तो हमारे को परेशान करता है। कि हम बाहर से कुछ मशीन नहीं लाएंगे तो हमारी चीजें नहीं होंगी। मैं एक देख रहा था आंकड़ा, तो हाँ, मैंने सोचा कि भाई, बड़ा सुना जाता है कि भारत का जो लेदर है, जो चमड़ा उद्योग है, वो सब बड़ा ठीक ठाक है। दुनिया के 20 जो प्रमुख जूते हैं हाँ, टॉप के, उसमें हाँ, भी एक भारत का नहीं। जब बिल्कुल। जूता नहीं है तो और क्या होगा, आप इसी को समझ लीजिए। हम हम्म, कोई विमान तो बनाते नहीं है, हम्म, हम कोई बड़े बड़े समंदर के जहाज तो बहुत बड़े वाले तो नहीं बनाते हैं। हाँ, शिप को तोड़ने का काम हम जरूर करते हैं, क्या बोलते हैं, शिप रेकिंग या समथिंग कुछ हाँ, ऐसे बोलते हैं। तो हम, मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार आजकल कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी में हम पिछड़े हैं। हम्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उतना जोर नहीं है। अब पूरा का पूरा एआई में बदल चुका है, और एआई में हमारा अपना अब कुछ काम शुरू हुआ है। देख रहे हैं प्राइवेट कंपनियां भी कुछ कुछ जॉइंट वेंचर कर रही हैं, लेकिन अपना कोई इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एआई का, डेटा का, चिप्स का, आदि आदि का कुछ नहीं है हमारे पास। तो हम नए जमाने में 21वीं सदी के, ये अब जो साल चल रहा है, ये 2026 26 एक क्वार्टर पूरा हो गया नई सदी का, उसमें जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें हमारा गैप बहुत बढ़ा है, ऐसा मेरा मानना है। तो और दुनिया आपको जीने तो देती नहीं है, इतना आसान तो नहीं। आप हथियार खरीदो ना दुनिया से, पूरा का पूरा आपके यहाँ ठेल देगा। लेकिन असली टेक्नोलॉजी देने की बात हो, चाहे आप उसके साथ उस ढंग से मिलजुल के काम करने हाँ, वाला, वो मिलजुल के नहीं करते, वो दिखाते हैं मिलजुल के कर रहे हैं, लेकिन वो अपना माल, अपनी कंपनी, अपनी सरकार को आपके ऊपर थोपते हैं। और अंतिम बात, कि जो व्यापार की जो बात है, व्यापार समझौते की बात है, ये लटका हुआ है अमेरिका के दबाव के चलते। हाँ, और हम वो, निश्चित सी बात है, साफ साफ सी बात है कि अमेरिका आपके गले में टांगना चाहता है, उसका व्यापार का जो है उसका
मतलब समझौता, वो जो वो उचित समझता है वो अपने लिए वो डालना चाहता है। तो अभी तो प्रारूप एक आया था 18-0 वाला, जिसमें वो 18% हाँ, भारत पर लगना है और उनके वाले पे 0 लगना है, और हर साल उनसे $100 बिलियन का सामान भी लेना है। तो वो क्या व्यापार में आता है नहीं आता है, उसके क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, वो क्या और भारत को और कमजोर बनाता है। अब तक तो $45 बिलियन का एक मुनाफा था, ट्रेड सरप्लस था साल भर का। अब वो कितना बचेगा, और नए नया जब समझौता होगा तो हम तो चाइना से ऑलरेडी जो है $100 बिलियन घाटे में है सालाना। तो हम दो बड़े दुनिया के मुल्कों से इतने घाटे, अगर घाटे में, एक से घाटे में की तरफ जा रहे हैं, और एक तरफ एक की तरफ एक जो है, उससे तो हम 100 के ऊपर ही है घाटे में। तो हाँ, हम ऐसे में जब तक माल बेचेंगे नहीं, माल बेचने लायक पैदा नहीं करेंगे, अरे कुछ नहीं, चलो मेड इन इंडिया ही नहीं, मेक इन इंडिया सही, मैं हाँ, दोनों में अंतर करता हूं। बिल्कुल। हम लोग तो नारा लगाते हैं कि मेक इन इंडिया, हाँ, मेक इन मेड इन इंडिया। अरे भाई बने कुछ तब तो, कुछ हो तब तो, ये सारी हमारी दिक्कतें नहीं वाली है। हम्म, तो बहुत ज्यादा इस तरह की दिक्कत है। तो हम जो आर्थिक सौष्ठव की बात करते हैं, मजबूती की बात करते हैं, और तरह एक प्रकार का जो यहाँ जीडीपी दिखाते हैं, जीडीपी में भी तो असर पड़ेगा ही, मेरे ख्याल से 1% का लगभग इस साल पड़ हाँ, जाएगा असर। बिल्कुल। तो जीडीपी भी जो हम दिखाते हैं वो एक एक प्रकार का जीडीपी है, हम्म, समझ रहे हैं ना। वो एक वर्ग, मतलब एक 20% लोगों तक का है जीडीपी, बाकी का तो आंकड़ा जो है वो बाकियों का जीडीपी बनाता है, हम्म, बाकी तो है नहीं उस ढंग से। तो हमारा ऐसे भी आप देखिए कि अगर महंगाई बढ़ती है, महंगाई आपने देखा कितना बढ़ा हुआ है, शायद अब घटे पता नहीं, थोक वाला तो और बहुत 9 के ऊपर चला गया है। 9.7 सर, और 10 के करीब आ गया है। हाँ, मई का। हाँ, और वो आंकड़ों में है, जमीन हाँ, पर और पता नहीं क्या होगा। हाँ, तो वैसे तो हम लोग सुनते हैं कि तेल, अभी हाल के दिनों तक तेल जो है दुनिया में मतलब जितना में भी बिकता था उससे ज्यादा, जब तेल की मतलब आपूर्ति की कमी थी, तो माल दाम जो बताया जाता था ब्रेंट क्रूड का, हाँ, वो एक्चुअली में अगर आप जाते थे लेने तो आपको $15-20 महंगा ही पड़ता था। तो हाँ, जितना दाम है उससे ज्यादा हाँ, बोली लगती। और हमारा पर कैपिटा इनकम, अगर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती है तो हमारा इकोनॉमी, हमारा जनमानस, यहाँ 80-85 करोड़ लोग मुफ्त खाना खाते हैं, देना पड़ता है, मजबूरी है, और कोई जरूरी भी है तो कहेंगे। लेकिन उनके ऊपर अगर महंगाई की मार पड़ती है और उस हिसाब से आमदनी नहीं, आमदनी कितना है कि $2700 साल भर का, आप जोड़ लीजिए इसको, हम्म, इसमें क्या कहते हैं, और डॉलर में क्यों जोड़े भाई, हम्म, रुपया में देख के, और अपना या इतना उससे भार बढ़ जाता है, तो और कमाई उस हिसाब से नहीं बढ़ती है। हमारा जो प्रति व्यक्ति आय है, आप चाइना और अमेरिका से मिला लीजिए, हमको लगता है कि सातवां हिस्सा भी नहीं, छठा सातवां आठवां हिस्सा होगा, ज्यादा और भी शायद ज्यादा ही हो। तो ये स्थिति हमारी है, क्योंकि हमको, मैं तो आप पूछेंगे तभी बता सकता हूँ कि किस चीज की जरूरत है। हम्म, लेकिन स्थितियां आप समझेंगे कि बहुत ये खाली गर्भवार खत्म हो गया या हाँ, हो गया, होने वाला है, उससे हमारा संकट खत्म नहीं होता, राहत जरूर। जी। हाँ। सर, वही मैं कि जो हमारी इकोनॉमी के साथ जो जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि गल्फ वार जो है ये एक समस्या को बढ़ाने का कारण था, लेकिन हमारी इकोनॉमी का ये मूल कारण नहीं है। हमारी इकोनॉमी का मूल कारण बड़े हैं, विस्तृत हैं। जो अगर ये युद्ध नहीं होता तो भी वो संकट इकोनॉमी के सामने थे, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। देखिए हमारा जो आर्थिक विकास का जो मॉडल है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, हम्म, इंटीग्रेटेड नहीं है, मतलब समेकित नहीं। आप ये समझिए, एक वर्ग का ही जीडीपी आंकड़ा, एक वर्ग का ही पर कैपिटा आंकड़ा, एक वर्ग का ही, छोटे से वर्ग का ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा, तो वो एक सीमित संकुचित है। हाँ, जब तक उसका विस्तार नहीं होगा और नई टेक्नोलॉजी को जोड़ा नहीं जाएगा, स्टार्टअप वगैरह शुरू हुए हैं, लेकिन
कह देंगे कि बहुत अच्छा है, कुछ है नहीं है, R&D है नहीं, फाइनेंस उस ढंग से व्यवस्था हो नहीं पाती है, यहाँ प्राइवेट निवेश उतना माने तगड़ा है नहीं, वो अपने हिसाब से अपने प्रॉफिट के लिए अपने हिसाब से करते हैं। दूसरी बात है कि जो अभी के हाल में स्थिति बनी है, और इसका गलवार से थोड़ा लेना देना जरूर है, लेकिन उससे पहले से ये बात चल रही है कि आप $71 बिलियन आपके इकोनॉमी में आ रहा है इन्वेस्टमेंट, और 74 बिलियन जो है यहां से लोग लेके बाहर लगा दे रहे हैं। आप सोचिए, तो $3 बिलियन का तो ऐसे ही घाटा हो रहा है। तो हम्म। भारत तो लगाने वाली जगह थी, ये तो भारत की तो लग गई है ऐसा कहेंगे। हम्म। तो हम क्या करें, स्थिति ये है ना। अच्छा, रुपया का कीमत घटता है, मतलब डॉलर के मुकाबले अभी तो थोड़ा सुधार हुआ है, हम्म। लेकिन ये तो कोई आज गल्फ वार से खाली थोड़ी बढ़ रहा था, उस समय और बढ़ा। लेकिन रुपया का कीमत तो पिछले 3 साल से घट रहा है ना, 2 2.5 साल से, तो निश्चित रूप से तो उन कारणों पे जाना पड़ेगा कि क्यों घटा। हम्म। अमेरिका का डंडा जरूर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी में लोग जाके पैसा लगा रहे हैं, हम्म। और नई टेक्नोलॉजी में लगा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपके यहाँ शायद नहीं देखते हो नई टेक्नोलॉजी। और दूसरा कि आपके यहाँ उम्मीद जताने वाली इंडस्ट्री हो, हम्म। जिसकी दुनिया में पूछ हो, जिस पे रिटर्न ज्यादा मिले, जिस पे आपके यहाँ मिलता है 5-6%, 7% रिटर्न, और दुनिया में वो दूसरे जगह पैसा लगा रहा था उसको मिलता है 20-25%। हाँ। तो यहाँ कहाँ लगाएगा भाई। तो जो हमारी इकोनॉमी में मजबूती लाने की बात है, उसमें हम कहीं पिछड़ रहे हैं। हम्म। जो है वो है, मतलब वो। बिल्कुल। और लेकिन हमारा लक्ष्य तो विकसित भारत का है ना, मेक इन इंडिया का है ना, स्वावलंबन का है, आत्मनिर्भरता का है। हाँ। ये नारे से काम नहीं चलेगा, आपको नई चीजों को लाना पड़ेगा, नए मिजाज से करना पड़ेगा। और हमको जो लगता है कि वो पूरे देश की इकोनॉमी को एक सूत्र में जोड़ना पड़ेगा, हम्म। वो है नहीं मेरे ख्याल से, वो है नहीं। चंद बड़े इंडस्ट्रीज, जो बड़े टेक्निकल इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, उनकी उनका नेटवर्थ, उनकी पूरी संपत्ति, उनका कमाई, या जो भी कह ले उसका जो आंकड़ा हो, वो 400-500% बढ़ जाता। और बाकियों का भी तो देखा जाए हम्म। कि क्या हो रहा है। तो ये सारी दिक्कतें हैं कि तब महंगाई यहाँ बढ़ती है, कमाई नहीं है, तो उसमें और डबल हो जाता है, हम्म। डबल प्रॉब्लम हो जाता है। और उत्पादन, मजबूत चीजों का उत्पादन जिसकी मांग हो, जिसके लिए मांग क्रिएट किया जाए टेक्नोलॉजी से, चाहे स्केल से, वो चीज भारी कमी है। हमको लगता है कि भारत को चाइना से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, पॉलिटिकली नहीं, हाँ। इकोनॉमिक, हाँ। कॉमर्शियल और फाइनेंस, हाँ। ये 3 चीज में, टेक्नोलॉजी में, ये 4 चीज में सीखने की अति अति शीघ्र आवश्यकता है। हम वहीं पिछड़ रहे हैं। सर, महंगाई की बात करना भी इसलिए जरूरी है कि महंगाई के आंकड़े होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 9.7 यानी करीब करीब 10 पहुंच गए हैं। रिटेल प्राइस इंडेक्स भी, अब ये महंगाई जो होलसेल प्राइस की है वो रिटेल में भी नीचे तक जाएगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो आंकड़े आ रहे हैं उससे काफी ज्यादा महंगाई लोगों को जमीन पर महसूस हो रही है, और वो आंकड़ों में उस तरीके से परिलक्षित नहीं हो पा रही है जितना असर जमीन पर है। तो एक बड़ा संकट ये महंगाई का भी अगले कुछ महीनों के लिए समस्त देशवासियों के सामने। देखिए, गरीब आम आदमी पर तो इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन गरीब आम आदमी के साथ एक खास बात है, वो जो उसके औकात में नहीं, उसको खरीदना, उसका कंजम्पशन, उसका खपत बंद कर देता है हाँ। मजबूरी में। हाँ। जो आंकड़े बनते हैं हमारे यहाँ, आपको पहले ही मैंने बताया कि आंकड़े तो हमारे यहाँ 10-15% जनता की है, वो भी और ऊपर चले जाइए तो 1-2-3-4-5% लोगों का है। हाँ। उनके ऊपर तो कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता है कि भाई उनकी कमाई है तो उनके लिए महंगाई का क्या दिक्कत हाँ। है। लेकिन उनकी चीज जब दिक्कत आती है, उसको अगर आप देखें, तो हाँ। उन लोगों की दिक्कत दूसरी चीज में। उनकी दिक्कत ये है कि आपका माल आप जो बनाएंगे, वो जिस ढंग से मांग होनी चाहिए वो होती ही नहीं, होगी ही नहीं। हाँ। क्योंकि अधिकांश लोग तो भाई बस जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, तो हाँ। आप किसके लिए माल बनाओगे। तो हाँ। बहुत सीमित दायरा हो जाता है, 15-20% तक की में ही वो उसकी पहुंच रहती है,
कि आप वहीं तक माल पहुंचा सकते हैं और लोग में उसकी मांग करेंगे, वो भी इंटरनल। तो वो वाली दिक्कत है ना। तो हम महंगाई का मार जो है वो तो गरीबों पर पड़ेगा, और जो आम आदमी है जिसकी कमाई कम है, जिसके ऊपर जो जरूरी के खर्चे हैं, खासतौर से खाद्य महंगाई, खाने पीने की महंगाई आदि आदि, वो सही कह रहे हैं आपकी। बहुत लोग तो अभी गल्फ वार के नाम पे ही बहुत दाम बढ़ा दिए, बिल्कुल। जबकि उसकी जरूरत नहीं, हाँ। फिर भी बढ़ा गया, तो अब वो घटने वाला है क्या? तो वो लोग उसका अपना मुनाफाखोरी कर लेते हैं और वहीं पे वहीं रहेगा, है कि नहीं? बिल्कुल। तो वो दिक्कत तो लोगों को होगा। लोगों के लिए देखिए सबसे जरूरी चीज है उनकी उत्पादकता, हाँ। उनकी कमाई। और कमाई कैसे? बिना ऐसे मुफ्त का कमाई तो होता नहीं है। तो काम में लगाया जाए ना, तो हाँ। कौन से काम में लगाया जाए, ये हाँ। मेन बात है। हम्म। और जब काम, लेबर सप्लाई ज्यादा हो जाता है और काम कम होता है, तो लेबर का कॉस्ट भी बहुत कम जाता है। हाँ। आप समझिए इस चीज को, कि एक माल को हम पहले 5 लेबर से बनवाते थे, और अब उसके लिए 50 लेबर आ रहा है। हम्म। तो उसमें से आप क्या करेंगे? पहले देते थे 1,000 रुपया, तो अब देंगे 700 रुपया। हम्म। यही होगा ना। तो और वो दिक्कत पैदा करती है। तो हमारी जो समस्याएं हैं वो चक्रव्यूह है। हम्म। और चक्रव्यूह को तोड़ने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने इकोनॉमिक पॉलिसी में, टेक्नोलॉजी की पॉलिसी में, रोजगार की पॉलिसी में इसको विस्तार दें और बड़े स्तर पे करें। और बड़े बड़ी कंपनियों का मेरा तो ये भी सुझाव है कि अगर अब सब सरकार नाम मात्र की चीज रह गई, आप अगर पुलिस स्टेट छोड़ दें, तो अब सरकार नाम मात्र की रह रही है। एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलेगा? वो पुलिस में मिलता है, फौज में मिलेगा, वो भी हम्म। कम गया है। तो अब कहाँ मिलेगा? तो जाओ, इंडस्ट्री जो है आपका, इंडस्ट्रियल कैप्टन्स जो है, उनके साथ कुछ एक समझौता लगाया जाए भाई, करा जाए कि आप इतने रोजगार दोगे। एक योजना है, और सुना है कि वो थोड़ा अच्छा काम भी कर रहा है, जिसमें 3,000 रुपया देती है सरकार, या कुछ इस ढंग का है, प्रधानमंत्री कुछ योजना। तो उसको सिर्फ योजना की दृष्टि से नहीं, उत्पादकता से जोड़ के ही करें। तो उत्पादकता ऐसी बढ़ाएं जिसमें रोजगार का खपत हो, रोजगार मिले। और इंडस्ट्रियल हाउसेस को, जो कॉरपोरेट है, जो लोग हैं, उनसे करार बढ़िया हो, अमल करने वाला करार हो, कि भाई आप रोजगार पैदा करें, आपको हम और इंसेंटिव देंगे। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया का सबसे जवान देश है भारत। हाँ। बिल्कुल। और और इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसमें तो बहुत सारे जो अभी की नौकरियां हैं वो बिल्कुल स्वाहा हो रही है, खा जा रही है, खत्म हम्म। हो रही है। परसों ही मैं बात कर रहा था कुछ आईटी में काम करने वाले बच्चों से, हम्म। तो उनसे जो पता लगा, तो मतलब क्या कहा जाए उसको, अब यहाँ जिक्र करना उतना उचित नहीं है, लेकिन वो बड़े परेशान। तो ये बात यह है कि स्किल अपग्रेडेशन, लोगों की सहायता, उत्पादकता, मतलब उत्पादन बेस का विस्तार, थोड़ा इंटीग्रेशन, और सबको जोड़ना, इसी में भारत का आगे का हित है। ये 10% इकोनॉमी, 15% इकोनॉमी से भारत का तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। और जिसका होने वाला है वो तो ऑलरेडी विकसित है। वो क्या विकसित हो? हाँ। उनको तो विकसित भारत का मतलब जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो उसका एक एक विस्तार करना चाहिए कि आप विकसित भारत से क्या आपका मतलब है। हाँ। जो विकसित है वो कुछ और टेक्नोलॉजी विकसित कर लेंगे और पैसा कमा लेंगे, और थोड़ा उनका जीडीपी वो में कंट्रीब्यूट कर देंगे, थोड़ा टैक्स दे देंगे, एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे, उनकी शेयर मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। यही है क्या? हम्म। बात यह है कि बहुत तरीके से सारी चीजों का विवेचना करके हमको तब्दीलियां करनी पड़ेगी। और हम भी ये भी मानते हैं कि खैरात की इकोनॉमी से भी सिर्फ काम नहीं चलता, बिल्कुल। बिल्कुल। और इससे भी काम नहीं चलता है कि आप चुनाव में 10,000 दे दें। हम्म। इससे भी काम नहीं चलता है कि आप नौकरी के नाम पर खाली लोगों को रोजगार दे दें। उत्पादकता से जोड़े, सही है, लेकिन करे तो वास्तविकता में। वो सब रीसेट करने की जरूरत है, और बहुत ओवरहॉल करने की जरूरत है, पूरा रद्दो बदल करने।
सर आपने गरीब वर्ग की बात की, लेकिन बड़ा संकट तो अब मिडिल क्लास पर भी दिखाई दे रहा है, जिसके अब प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था। और ये कहा था कि मिडिल क्लास के लिए सरकार ने बहुत काम किया। लेकिन अब जो नियो मिडिल क्लास जिसकी अक्सर बात की जाती है, उसके सामने बड़ा संकट, क्योंकि मांग घटेगी तो प्रोडक्शन घटेगा, प्रोडक्शन घटेगा तो नौकरियां जाएंगी, नौकरियां जाएंगी तो जो मिडिल क्लास, जो उभरता हुआ मिडिल क्लास है, उसके सामने तो बड़ी समस्या आ जाएगी ना सर। वो तो पूरी तरीके से उसी पर टिका हुआ है, अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो उसकी जो कमाई का साधन है वो बड़ा संकट में आ जाएगा। मैंने आम आदमी शब्द का इस्तेमाल किया था। हम्म। आम आदमी से मतलब मेरा यही था जी। कि अब जो सिर्फ प्राइवेट नौकरियों पे आश्रित लोग हैं, जिसमें हाँ। टेक्नोलॉजी हर दिन बदल जा रही है और उत्पादकता का मांग का हाँ। असंतुलन भी हो रहा है, हाँ। तो उसके लिए तो भाई और संकट है। वो तो जमीन से उखड़ चुका है। हम्म। पहले तो थोड़ा खेती बीती भी कर लेता था, हाँ, वो भी माँ नहीं बाप का बची। जमीन जायदाद था, वो सब था। तो अब तो उसको गड्ढा खोदना है, पानी पीना है। तो वो सब संकट तो भयानक है। वो हम्म। छोटी मोटी छोटा मोटा संकट नहीं है। ये तो बीच में अच्छा चलो शेयर बाजार थोड़ा सुधरा है, हाँ। या कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट आदि छोटे मोटे करके वो अपना काम चला रहा था। हम्म। लेकिन सिंपल 15,000 का नौकरी पर जो आश्रित है, जो नौकरी स्थायी भी नहीं लगती है, बड़ा ही अस्थिर सा है, उसके लिए तो भारी संकट है। मैंने एक बात कही कि गरीब और आम आदमी थोड़ा सा अंतर कर लीजिए। जी। गरीब तो वो है कि भैया उसकी मांग ही बहुत कम है। ये हाँ। जो जो जरूरी मांग है वो खा पी के सो लेता है, काम करके 700 800 रुपया 400 कमा के अपना गुजर यापन कर लेता है, गुजारा। लेकिन जो आप जिस वर्ग की बात कर रहे हम्म। हैं वो आम आदमी में बदल चुका है। उसके लिए तो थोड़ी गाड़ी भी आवश्यक है, थोड़ा हाँ। सा कपड़ा लत्ता भी जरूरी है, हाँ। थोड़ा सा शहर में भाई कुछ हाँ। रहने वहने का भी है। बहुत तरह की उसकी दिक्कतें हैं, और वो जमीन से उखड़ा हुआ है ना उसके पास। तो वो सब चीजों को देखना अति आवश्यक है। हम्म। पॉलिटिकली आप स्टेबल हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, रातों रात 828 वोट वाले पार्टी को आप एक बड़ी पार्टी में तब्दील कर दे सकते हैं, है हाँ। ना। हाँ। अब तो लग रहा है कि 3 नंबर या 4 नंबर की पार्टी हो जाएगी बीजेपी हाँ। कांग्रेस की। बीजेपी, तो एनडीए में तो हाँ, वो दूसरे नंबर की पार्टी हो गई है सर। एनडीए में अच्छा हो बीजेपी के गई। बाद दूसरे नंबर की पार्टी। हाँ, तो हाँ। ये सब तो आप कर ले सकते हैं। हाँ। लेकिन इससे वास्तविकताएं जो है ओझल नहीं हो, मतलब ओझल हो सकती है, मिटती नहीं है, खत्म नहीं होती। हाँ। वास्तविकताएं दूसरी हैं। हाँ। हमको तो लगता है कि वास्तविकताएं जो दूसरी हैं, हाँ। जो है यथार्थ, उसी पे पर्दा डालने के लिए ये सब तो नहीं हो रहा है। हाँ। तो ये जो चीजें हैं ना, वो मुंह बाके जो संकट है ना, वो एकदम खड़ी है, और एकदम ऊर्ध्वाधर दिशा में लंब के आकार पे खड़ी। हाँ। और उसको सुधारना अति 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 आवश्यक है। और नहीं तो फिर गुलाबी पिक्चर देखना है तो जीडीपी के आंकड़े बताइए, हाँ। फिर आप झूठ सच बोलते रहिए। उसका कोई मायने मतलब नहीं। वो सिर्फ एक वर्ग का है, बहुत सीमित वर्ग है। लेकिन दिक्कत जो है पूरे अधिकांश भारतीय समुदाय, भारतीय समाज का है। इसको हमें समझना पड़ेगा। बिल्कुल। सर आपने जो टीएमसी वाले बागी सांसदों की बात की, तो एक सवाल, अंतिम सवाल मेरा उन्हीं पर, कि अभी तक हम देखते थे कि व्यवसायिक कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी, वो कुछ शेल कंपनियों के जरिए निवेश करती थी और कई बार पकड़ी जाती थी। तो क्या ये राजनीति में नया प्रयोग हुआ है क्या, शेल राजनीतिक दल का? आज तक जो नहीं हुआ सब होना है, हो रहा है। हाँ। आप उसको शेल कहिए या सेल कहिए या हाँ। सेलिंग कहिए, सब कुछ है इसमें। बात यह है कि अब कोई विचार की तो राजनीति नहीं रही। हाँ। सत्ता के संविधान, सत्ता के रूल ऑफ, नहीं, लॉ ऑफ रूल, हाँ। रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ रूल। उसके लिए है, आपके मुराद है कि ये वाला बिल पास हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो उसमें सब जगह तोड़ ताड़ के हम लोग अब जुटा ले रहे हैं, हम्म। और जुटा के हम कर ले रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, इससे भी जो है ना, राजनीतिक जो रियलिटी है वो खत्म नहीं होती। हाँ। जो रियलिटी है, वो रियलिटी पर आप टेम्पोररी कुछ कर सकते हैं, या आपके साथ हाथ में सत्ता है, सब कुछ है, जो भी है कर। लेकिन इसकी भी मियाद होती, हम्म। और इसकी भी मियाद होती है, ये समझना पड़ेगा।
जो कुछ भी हो रहा है असाधारण ढंग से हो रहा है, हाँ, और उसके लिए भी खोज दिया जाएगा कि 67 में यहाँ से ये किया था, इंदिरा गांधी ने 5 सरकार गिराई थी, 10 सरकार गिराई हाँ, थी, इतने बार 356 लगाए, वगैरह वगैरह, पीछे से ही उदाहरण खोज करके वो आज काम हो रहा है। हाँ, लेकिन ये तो जो कुछ भी हो रहा है वो एक मुझे लगता है खतरे को आमंत्रण, ऐसा मुझे लग रहा है। अब इन चीजों में हम विचार की तो बात ही नहीं कर रहे, धारा के हिसाब से विचार है, विचारधारा तो है नहीं कुछ। हाँ, धारा में बह जाते हैं लोग, सबको अपना जमीन मकान, अपने गलत करतूत, अपने मुकदमे का सारे बचाने हैं, और वो बचाने के लिए आपसे जुड़ जाते हैं, आप बचा भी देते हम्म, हैं। ये बिल्कुल है सही। कहानी। बिल्कुल सही कहा। और बहुत बहुत कैसे कहें, शुक्रिया। और क्या कहें, हाँ, जो भी हो बिल्कुल। रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है, और मेरे शब्द से खतरनाक भी। बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश सर, आप जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया।